आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू BHU इन्फोपीडिया। तो आपको बताया गया था कि CUCET 2022 के लिए और BHU एंट्रेंस 2022 के लिए आपके लिए जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कह सकते हैं, सैम्पल पेपर्स का कह सकते हैं, मॉडल पेपर का एक नया सेशन जो है हम स्टार्ट करने जा रहे थे। ठीक है, तो हालांकि ये वीडियो कल तक हमने अपलोड कर दी थी, लेकिन कोई इशू के कारण जो है डिलीट करनी पड़ गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो सेशन रहेगा इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं BHU से रिलेटेड, अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो भी उनके एंट्रेंस पेपर में आए हैं, और CUCT से रिलेटेड जो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस से जो भी रहेंगे, रेलिवेंट रहेंगे, वो सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम आप जो डेली है सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियोस रहेंगी 5 से 10 मिनट में, ताकि आपको भी जो है ज़्यादा टाइम जो है आपका कंज्यूम ना हो और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है आपका प्रिपेयर हो। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखिए, नागरिक पुरस्कार क्या होता है, जो कि भारत के नागरिकों को या अन्य हो सकता है कि विदेश के नागरिकों को भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन दिया किसको? नागरिकों को, उनके किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए, किसी क्षेत्र विशेष में अपना योगदान देने के लिए, नेशन के लिए अपना योगदान दिया उन्होंने, तो उन्हें जो है एक नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। हमारे इंडिया में जो है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ठीक है, इसके अलावा पहले नंबर पर भारत रत्न है। ठीक है, इसके बाद में पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्म श्री। ये चार जो है भारत के चार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं और इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो शौर्य चक्र आपको दिख रहा है, शौर्य चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र या इस तरह के और होते हैं, ये सभी जो है ये नागरिक पुरस्कार नहीं है, ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। जो मिलिटेंट्स होते हैं, आर्मी से रिलेटेड जो पर्सनल्स होते हैं, उनको कुछ उनके कार्यों के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो और ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रखूंगा, आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट जो भी मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा वो बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि हु इज या वाज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। देखिए, फाइनेंस कमीशन यानी हिंदी में कहें हम वित्त आयोग। तो हर 5 वर्ष में बेसिकली जो है हर 5 वर्ष के अंतराल में जो है एक नया वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी एक रिपोर्ट दी जाती है आगे सरकार को। ठीक है, तो अभी करंट में जो हमारा फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो है 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 15वां वित्त आयोग, और अभी जो इनके अध्यक्ष है वो है NK सिंह, ये तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया है। ठीक है, अभी जो 15वां वित्त आयोग अभी के जो वर्तमान में है वो है NK सिंह, इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि 14वां जो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसका आंसर था YV रेड्डी। चलिए आगे। तो 14वां फाइनेंस कमीशन 2015 से 2020 तक। ठीक है, और जो अभी 15वां चल रहा है वो 2020 से आगे तक चलेगा, और YV रेड्डी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये दो नाम आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे। फिर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट महारत्न कंपनी। देखिए, जो भी पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां होती है हमारे देश में, उनको उनके स्टेटस के हिसाब से, उनके प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से अलग अलग तरह की डिविजन्स में बांटा गया है। उसी के अंदर एक आता है महारत्न कंपनियां। देखिए, महारत्न कंपनियां जो है भारत में अभी हाल ही में जो है 10 महारत्न कंपनियां है वर्तमान में। ये यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी जो है भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं। यहाँ पे ये 10 आपको नाम दिख रही हैं। पहला है सेल, SAIL। देखिए, इसका नाम है पूरा, पूरे नाम भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, NTPC, पावर ग्रिड कारपोरेशन, GAIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंडियन ऑयल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल और भारत पेट्रोलियम। ये 10 की 10 जो है आपको याद रखनी है, ये महारत्न कंपनियां है। ठीक है, और इसके अलावा जो नवरत्न कंपनियां होती है उनकी संख्या है 14। तो हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि ये जो चार आपको दी हुई है इनमें से कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं है। ठीक है, तो BHEL है, BPCL और CIL, ये तीनों मैंने अभी आपको पढ़ाई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, भारत पेट्रोलियम और कोल इंडिया लिमिटेड, ये तीनों जो है भारत कंपनी है। जबकि ये जो चौथा है BSNL, ये महारत्न कंपनी नहीं है, इसका स्टेटस है मिनी रत्न कंपनी का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। आगे देखिए।
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच राइट इज गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहे हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 21 किस चीज़ को मेंशन करता है या किस तरह का जो है अधिकार हमको उसके अंदर दिया गया है। तो आपको याद रखना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक है, ये हमारे मूल अधिकार जो है सभी इसमें वर्णित है। और इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल 21 है जो किस चीज़ की हमें अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हमें जीने का अधिकार है, हमारी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उस चीज़ से हमें जो है वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में मेंशन है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ अलाइड पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार 2 हुआ था उसके अंतर्गत हम दो बड़ी पावर्स के बीच में जो वार था उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो था एक्सिस पावर्स और दूसरा था एलाइड पावर। एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी, इटली और जापान थे, और जो एलाइड पावर्स थे उनके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन यानी जो उस तरह यूएसएसआर रशिया था, और कनाडा। ठीक है, ये सभी जो है इनके बीच में जो वर्ल्ड वार 2 को हम रेफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इनमें से कौन सा एलाइड पावर का जो है भाग नहीं था। हमने अभी पढ़ा कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए एलाइड पावर के भाग थे, लेकिन इटली जो है ये एलाइड पावर का भाग नहीं था, ये एक्सिस पावर का भाग था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से भी जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु जो भारत का राज्य है, यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो कौन सी है, या फिर कौन सी अभी जो है वहाँ पे रूल कर रही है, जिनका अभी कह सकते हैं सत्तारूढ़ जो है, तो उनका नाम है, अगर आपने न्यूज़ थोड़ी बहुत पढ़ी हो या आसपास कहीं नाम सुनने को मिला होगा, फुल फॉर्म नहीं तो एटलीस्ट आपको डीएमके तो सुनने को मिला होगा। ठीक है, डीएमके जो है अभी रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु में, और इसी के जो सीएम अभी बने हैं तमिलनाडु के, उनका नाम है एम के स्टालिन। ठीक है, एम के स्टालिन। तो डीएमके का पूरा नाम आपको पढ़ना है द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु में प्रोमिनेंट यानी मुख्य जो अभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन सी है, तो आपको डीएमके याद रखने को पता है। इसी तरह से आप अन्य राज्यों में भी जो भी अभी रूलिंग पार्टी है उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है एम के स्टालिन साहब और इनका। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, देखिए कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया अकॉर्डिंग टू नेशनल फ्लड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, नेशनल फ्लड कमीशन रिपोर्ट, हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज फ्लड प्रोन एरियाज। ये अभी हाल ही का आपका क्वेश्चन है, 2021 वाले बीएचयू के पेपर में पूछा गया कि जो भारत की ये जो रिपोर्ट है नेशनल फ्लड कमीशन रिपोर्ट, इसके मुताबिक भारत में कितना ऐसा एरिया है जो कि बाढ़ ग्रस्त है, यानी हाई रिस्क पर है, बाढ़ आने के हाई रिस्क पे है, यानी फ्लड प्रोन एरियाज जो है कितना है, तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है कितना, 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऐसा क्षेत्र है जो कि बाढ़ ग्रस्त है या बाढ़ का संभावित क्षेत्र है। ठीक है, नेशनल फ्लड कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, नेम द फेमस ट्रैवलर हु रोट द बुक रिहला। रिहला नाम की ये जो बुक है ये किस ट्रैवलर ने लिखी है। ये जो ट्रैवलर्स आपने पढ़े होंगे एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, जब राजाओं का काल था, ठीक है, तो कुछ ट्रैवलर आते थे अलग अलग देशों में, वो भ्रमण करते थे, वहाँ के लोगों का देखते थे, उनका कल्चर, उनका पॉलिटिकल जो भी स्टेटस है किस तरह का है, और फिर अपना जो है एक लेखा जोखा रख लेते थे, अच्छी बुक्स लिख देते थे जो आज भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो ये जो रिहला नाम की बुक थी, आर आई भी देखने को मिल सकता है रिहला में आपको, और आर ई भी देखने को मिल सकता है, रिहला या रेला। ये बुक जो है ये एक ट्रैवलर था जिनका नाम था इबन बतूता, इनके द्वारा लिखी गई थी। और इबन बतूता जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है, ये मोरक्को नाम की कंट्री से बिलोंग करते थे। इबन बतूता ने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यूरेशियन कंट्रीज़, इन सब में काफ़ी भ्रमण किया है, और इन सब का ही जो उन्होंने जो भी कंट्रीज़ में देखा लोगों को, उनके बारे में ही इस रिहला नाम की बुक में जो है अपना सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इब्न बतूता, मोरक्को, रिहला, ये 3 टर्म आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा नीचे मैंने जो मार्को पोलो, ह्वेन सांग और एल बरूनी दिए हुए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ये भी ऑथर भी है, ये ट्रैवलर भी रहे हैं, और इन्होंने जैसे रामायण महाभारत है उनको दूसरी भाषाओं में जो है ट्रांसलेट भी किया था। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ही जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द डांसिंग शिवा, जिसे हम नटराज कहते हैं, कि कितनी बाहें होती है, आर्म्स कितनी होती है।
तो डांसिंग शिवा जो नटराज वाला स्ट्रक्चर होता है वो ये है, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उनकी बाहें कितनी होती है। ठीक है, तो 4 बाहें होती है। जोड़े पूछे जाएँ तो कितने जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं। और इसके बारे में और आप अगर आपको जानना चाहो तो सीधा आप नटराज शेप लिख दीजिए, द डांसिंग शिवा लिख दीजिएगा, आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि किस तरह का ये जो इनकी है डांस है ये किस तरह का है, उसके बारे में और जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए जोड़े हैं ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि अभी हाल फिलहाल में जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा, चाहे वो बीएचयू का खुद का हो, चाहे वो सीयूसीटी हो, तो एनटीए का अभी ट्रेंड ये चल रहा है कि वो कुछ अच्छे लेवल के कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये सिर्फ आर्ट्स या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में, साइंस, हालांकि साइंस और कॉमर्स तक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वो आपको सेंटेंस दे देता है। ठीक है, उन सेंटेंस को आपको अपनी जनरल अवेयरनेस के हिसाब से चेक करना होता है कि क्या उनमें गलत है और क्या सही है। ठीक है, जिस तरह से ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इसमें असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है, यानी 2 कथन दिए हैं और आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों कथन सही है। पहली बात ये देखनी है, कथन सही है, उसके बाद हमें देखना है कि क्या जो रीज़न दिया हुआ है, नीचे वाला सेंटेंस है ये जो, क्या यही ऊपर वाले का कारण है। और इन चीज़ों को पता करने के बाद हमें इन ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन ये दिया गया था कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कह रहा है कि भारत जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। तो हमें पता है कि हाँ ये बात सही है, ये फैक्ट भी है और ये बात सही है और हमें पता भी है। फिर उसके बाद हम रीजन को पढ़ते हैं। रीजन में लिखा है कि रिसेंटली चाइना हैज़ चेंज्ड इट्स पॉपुलेशन पॉलिसी टू मेंटेन डेमोग्राफिक बैलेंस। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, पिछले साल चाइना ने एक 2 चाइल्ड पॉलिसी नाम से 2 चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी ताकि वो जनसंख्या को जो है कंट्रोल कर पाए, वहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि दोनों सेंटेंस तो सही है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, हाँ है। चाइना ने अभी पॉलिसी निकाली, हाँ है, पॉलिसी निकाली है। लेकिन क्या चाइना की पॉलिसी निकालना हमारे भारत में जनसंख्या का बढ़ने का कारण है, या फिर हम भारत जो है सेकंड नंबर पर है, तो क्या ये चाइना की वजह से है? नहीं। तो बस यही चीज़ें आपको देखनी थी कि आपको दोनों सेंटेंस पढ़ने हैं और उनका आपस में रिलेशन चेक करना है। ठीक है, असर्शन रीजन है तो क्या रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था मैचिंग 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 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये आपको दिए गए हैं कुछ मिशन या कुछ कह सकते हैं संस्थाएं, और यहाँ पे दिए गए हैं उनके संस्थापक, इनको आपको मैच करना था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि अब जरूरी तो नहीं कि हमें चारों के चारों पता ही हो कि कौन सा एशियाटिक सोसाइटी किसकी है और रामकृष्ण मिशन किसका है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें जो भी अभी पता है, मान लीजिए कि मुझे अभी मेरे जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो एक ही है, वो ये कि ब्रह्मा समाज जो है वो राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित किया गया था या स्टार्ट किया गया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं C4 जो है, ये C जो है 4 है, तो मैं नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जहाँ पे भी C4 है उस ऑप्शन को सेफ साइड में लेके रख लूँगा। जब मैं यहाँ पे ऑप्शन को देखता हूँ कि मुझे पता लगता है जो सी का आंसर 4 सिवर सिर्फ एक फर्स्ट वाले में है, बाकी में सी का आंसर 4 नहीं है। यानी अगर मुझे पता है कि सी का 4 कन्फर्म है कि हाँ सी का 4 है, तब तो मेरा कि सिर्फ एक को पता होने से ये बाकी सारे अपने आप सॉल्व हो गया है ना। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या है, ब्रह्मो समाज तो राजा राम मोहन रॉय हो गया। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो ये सर विलियम जोन्स के ने स्थापित किया था। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये आत्माराम पादुरंग ने किया था, इरेज करने दीजिए। और प्रार्थना समाज की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद किया है। ठीक है, चलिए आगे। तो इस तरह से अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आर्ट्स वगैरह में आपने 11th-12th की है तो ज़रूर आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, बट वेयर इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर है, और है किसका ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री का। चलिए, कहाँ पे, गुजरात। क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर पूछ रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आपको याद रखना है, कौन, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट फॉल इन बे ऑफ बंगाल, यानी इनमें से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। गिरने का मतलब कहीं से भी, मान लो यहाँ से निकली, ये आपका इंडिया मान लीजिए, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यानी ऐसे ऐसे बहती बहती जो यहाँ पे निकलेगी बे ऑफ बंगाल में, वो कौन सी है वो पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है वो पूछा गया है, सॉरी। तो गंगा, गोदावरी और कावेरी, गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, और इनके अलावा और भी है। ये सभी नदियाँ जो है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जबकि नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
क्वेश्चन बस इसी तरह से जो है क्विक सेशन कह सकते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगी, आपको डेली बेसिस पर आपको सेशन मिलते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आएगी। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन और जो भी एक्सपेक्टेड आपके रेफरेंस से अच्छे रहेंगे उसमें क्वेश्चन वो ऐड कर दिए जाएंगे। जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ इसमें मिक्स रहेगा। कॉमर्स, इकोनॉमी, बैंकिंग सभी सब्जेक्ट्स इसमें जो है मिक्स रहेंगे। ठीक है।